देहरादून सदियों से शिक्षा का हब रहा है, लेकिन अब शिक्षा के नाम पर कोचिंग संस्थानों की बाढ़ ने शिक्षा की पूरी तरीके से व्यवसायीकरण कर दिया है और कोचिंग संस्थान बड़े बड़े विज्ञापन लुभावने वादों के साथ लगाती है, लेकिन सुरक्षा के मानकों में शून्य है। ताज़ा मामला देहरादून के नामी डिफेंस ड्रीमर्स कोचिंग संस्थान से जुड़ा है, जहां पर आगरा से एनडीए की कोचिंग करने पहुंची 17 वर्षीय डेलिसा भगोरे रहस्यमय तरीके से हॉस्टल की तीसरी मंजिल से रहस्यमय तरीके से गिर जाती हैं, जिसके बाद पास के हॉस्टल से कुछ युवक उसे दून अस्पताल ले जाते हैं, जहां से डॉक्टरों ने उसे मैक्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जब घटना की सूचना किसी अन्य छात्रा द्वारका बालिका के परिजनों को दी जाती है तो घटना को लगभग 13 दिन हो गए हैं और अब उस बालिका को होश अभी तक नहीं आया है। बालिका के पिता राहुल भगोरे ने बताया कि फिलहाल उनकी बेटी की हालत गंभीर है और देहरादून पुलिस पर आरोप लगाया है कि अब तक इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। प्रभारी उनके पास गए थे, हमने मुलाकात की, हमने बताया कि सर ऐसे से कंप्लेंट करनी है, जो उनको पहले से ही मालूम था कि हाँ ये इंसिडेंट हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि एफआईआर तो ऐसे दर्ज नहीं होगी क्योंकि कानून बदल गया अब। पहले 14 दिन हम जांच करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर जो भी होगा वो। अच्छा, एफआईआर क्योंकि अब तक दर्ज नहीं हुई है, क्या अन्य अधिकारियों पे आप लोग गए हैं, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, कुछ क्या कहेंगे इसमें? सर इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई है। हम एसएसपी साहब के पास भी गए थे और बाल आयोग अध्यक्षा जो मैडम है डॉक्टर गीता खन्ना मैडम, उनके पास भी गए थे, उनको भी बताया पूरा जो भी इंसिडेंट है, हमने लेटर के द्वारा उनको दिया है, रिसीविंग भी है हमारे पास। तो और सीओ साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उस दिन भी हुई थी और शनिवार को भी हुई थी, पिछले शनिवार को। तो उन्होंने बोला था कि कुछ नाबालिग लड़कियां हैं इसमें, तो पहले मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, जांच करूंगा और जब मुझे लगेगा कि हाँ ये कुछ एफआईआर तो फिर मैं एफआईआर करूंगा। तीसरी मंजिल से एक चद्दर के सहारे कूदने का मन बनाएगी। तो ये सवाल है कि बच्ची कैसे गिरी। वहाँ के सीसीटीवी कैमरास मुझे बताया गया है कि पुलिस उनको जब्त कर चुकी है और एफआईआर के लिए आज ही मेरी बात हुई तो एसएचओ ने कहा कि नहीं मैम हमारी जांच पूरी हो गई और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैं रोज़ इस बात पे संज्ञान ले रही हूँ। मैं मैक्स अस्पताल में भी बच्ची को देखने गई थी और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी वो बिल्कुल टोटल कोमा में है और एक एक्स फौजी की इकलौती बेटी है। और खैर ऐसा ना भी हो तो हर बच्चा हमारे लिए उतना ही प्रेशियस है और इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चों का संसाधनों का, इन सब का एक विस्तृत ऑडिट होना चाहिए। इस घटना की विस्तृत जांच के लिए एसएसपी ने ऑर्डर्स दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम सच जान पाएंगे और बच्ची और उसके माता पिता को न्याय भी दे पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को साकार करने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। जनपद को आधुनिक सुविधाओं और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने भूमि संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए अपर जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी को कार्यदायी संस्था के साथ लगातार समन्वय बनाए रखते हुए फील्ड स्तर की समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा गया है। वहीं चंपावत में सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से संचालित जलापूर्ति परियोजना के तहत नगर क्षेत्र में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से जारी है। परियोजना के कारण कुछ स्थानों पर सड़कें अस्थायी रूप से प्रभावित हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य में भी तेजी ला दी है। अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में संबंधित विभागों द्वारा प्रभावित मार्गों को शीघ्र सुचारू बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर अंकित आर्या ने बताया कि ये परियोजना
पूरी तरह जनहित से जुड़ी है और इसके पूर्ण होने के बाद नगर वासियों को वर्षों तक बेहतर पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जहां जहां पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कें प्रभावित हुई हैं, वहां पुनर्स्थापन और मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। बहरवा से ललुआपानी मार्ग तक मुख्यालय और ब्लॉक को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों पर भी सुधारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा नगर के अन्य क्षेत्रों में सड़कों पर बने गड्ढों को भरकर यातायात को सुगम बनाने की कार्रवाई भी लगातार जारी है। फ्यूचर को देखते हुए इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी मोटे पाइप डलने में दिख रहे हैं जो फ्यूचर को काफ़ी मतलब 10 से 12 साल की सोच को अभी दर्शाते हैं मेरे हिसाब से। कुछ लोगों का कहना था सर धूल और मिट्टी का प्रॉब्लम गुबार बना पड़ा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो कोई भी काम होता है तो एकदम से शुरू नहीं हो सकता, मतलब एकदम से वो ख़त्म नहीं हो सकता, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन लोगों को। और मैं जो विभाग है उससे यही कहना चाहूँगा कि क्या कहते हैं आप लोग पानी का छिड़काव करते रहते हैं। कंपनी का तो मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक लगता है कि वो रात में काम कर रही है और सुबह होते होते जनता को पता भी नहीं लग रहा कि हुआ क्या था। बट थोड़ा बहुत जो रोड की कंडीशन है उसमें जनता नाराज़ है, वो इसलिए नाराज़ है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या काम चल रहा है। जनता को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि मानसून प्रारंभ होने से पूर्ण समस्त तरीके की टेम्परेरी असुविधाओं से राहत प्रदान करने के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। इस डायरेक्शन में कार्य किए जा रहे हैं। सड़क पुनर्निर्माण का कार्य तत्परता के साथ संपादित किया जा रहा है एंड हमारी कोशिश ये है कि जब तक अति आवश्यक ना हो कहीं भी किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए सड़कों का खोदा जाना एवं गड्ढों का किए जाने को हम अभी वर्तमान में अवॉइड कर रहे हैं। वर्तमान में जो भी काम अधूरे रह रहे हैं उनके लिए भी लोगों द्वारा कहा जा रहा है, इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए कार्य तो समस्त हमारे पूर्ण करने के बाद ही सड़कों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अब जैसे कुछ कार्य जो है जैसे वॉल्व का लगाया जाना, घरों को संयोजन दिया जाना, ये अलग से संपादित किया जाता है। तो वॉल्व लगाने के काम जो आंशिक रूप से कुछ स्थानों पे संपादित किए जा रहे हैं, मुख्यतः मुख्य सड़कों पे अभी इस समय पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य हम लोग इस समय नहीं कर रहे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चंपावत में बुधवार सुबह योग और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भव्य रन फॉर योगा दौड़ का आयोजन किया गया। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड और जिला प्रशासन चंपावत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशों के क्रम में आयोजित ये जागरूकता दौड़ सुबह 6:30 बजे पुलिस लाइन चंपावत से शुरू होकर गोरल चौड़ मैदान तक पहुंची। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने योग और स्वास्थ्य से जुड़े नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में शामिल अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने प्रतिभागियों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक संतुलन का आधार भी है। समस्त जनता को प्रणाम करना चाहती हूँ। जो आज रन फॉर योगा का दिवस मनाया जा रहा है, इसमें आप सभी जानते हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 तारीख को मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में हमारे अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके ही मद्देनजर रखते हुए ये आज का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो बच्चों को नशा मुक्त अभियान द्वारा जागरूक करना है और अपने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो बच्चों को जो आज दौड़ यहाँ पर रखी गई थी, ये वही हमारे 21 तारीख को जो योगा दिवस है उसी लक्ष्य में ये कार्यक्रम आज है। पिछले 2 माह से शहीद स्थल झूलाघर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पटरी व्यापारियों ने आज कोतवाली पहुंचकर अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सामान जब्त करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की और इस दौरान पटरी व्यापारियों द्वारा नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पटरी व्यापारियों का आरोप है कि पूर्व में जब वो माल रोड पर पटरी व्यवसाय करते थे तो अपना सामान घर ले जाने की बजाय कसमंडा रोड पर एकत्रित कर देते थे और सुबह फिर माल रोड पर अपना व्यवसाय शुरू करते थे। नगर पालिका द्वारा माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटा दिया गया और कुछ दिनों पूर्व नगर पालिका द्वारा उनका सामान जब्त कर लिया गया है, जिसकी उन्हें सूचना भी नहीं दी गई है। इस संबंध में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन का कहना है कि 2014-16 से
नियमावली के अनुसार नगरपालिका द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर अपना सामान रखकर चले जाने के बाद उसको हटाने की कार्रवाई नगरपालिका द्वारा की जाती है। इसके साथ ही माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों को अन्य स्थानों पर विस्थापित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जो लोग पात्र हैं उन्हें नगर पालिका द्वारा पंजीकृत किया जाता है। हम जब एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया, उसमें नाम बाय नेम है, इसमें लिखा हुआ सब कुछ हमने लिख के दे दिया। और जो एक गजट नोटिफिकेशन है रेडी पटरी से संबंधित, एक गजट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो सरकारी गजट नोटिफिकेशन है। इसमें नियमावली है कि जब भी नगर पालिका या कोई भी सरकारी संस्थान अगर किसी रेडी पटरी वाले का कोई सामान अगर ले जाते हैं, जितना भी सामान ले जाते हैं, उसको आपको मौके पर पंचनामा तैयार करना पड़ेगा। और उस पंचनामे की जो कॉपी है बाय लिस्ट बाय नेम, उसको जिसका आप सामान जब्त कर रहे हैं उस सामान को उस आदमी को देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसी नियमावली उपलब्ध ना तो इन्होंने उपलब्ध करवाई, ना नियमों का इन्होंने पालन किया है। तो इसी का संदर्भ ग्रहण करते हुए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमने गजट नोटिफिकेशन दिया है। हमने एसएसपी देहरादून को भी हमने इसका ईमेल किया है। और ये ईमेल क्या है कि कोतवाली मसूरी इसमें हमारी हेल्प नहीं करी, मुकदमा दर्ज नहीं करी, जांच नहीं कर रही है। ये लोग जो दुकानें लगाते थे यहाँ के मूल निवासी हैं, और बीच में यहाँ पे नगर पालिका द्वारा एक वो प्रकरण चला था कि इनकी दुकानें हटा दी गई थी। और जब इनका सामान उठा गया था, मैं यो साहब को पूछना चाहता हूँ, जब सब आप अपनी टीम के साथ माल रोड पे गए, वीडियोज है हमारे पास, पूर्व है हमारे पास, हम वीडियो के माध्यम से दिखा जाते हैं। जब एसडीएम साहब और हमारे नगर पालिका यो साहब माल रोड पे जाते हैं, जबरन जो है इनका सामान उठा के जो है नगर पालिका फेंक देते हैं। इनके जो लोग होते हैं, जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, जो इनके साथ रहते हैं, वो इन गरीब लोगों का सामान उठा के ऐसे फेंक देते हैं कि जैसे कि इस पर कोई कार्रवाई ना हो। जब ये लोग वहां पे सामान लेने जाते हैं तो इनका सामान नहीं मिलता। नगर पालिका द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है वो नियमानुसार की जाती है। जो 2014 की हमारी स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है और 2016 की नियमावली है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी भी पंजीकृत पटरी वाले का सामान उठाया जाएगा तो उसमें उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, कुछ गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। लेकिन हमारा डे 1 से यही सबमिशन है कि जो अभी तक मॉल रोड में पूर्व से बैठते थे वो पंजीकृत नहीं थे, उनको नगर पालिका द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था। और उसके बाद भी नगर पालिका द्वारा जो है पूरी विधि सम्मत जो प्रक्रिया थी उसका पालन करते हुए उनको मॉल रोड से हटा करके जो पात्र पटरी व्यवसायी हैं उनको अन्य स्थानों पर वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसमें कम्युनिकेशन का और ज्ञान का अभाव नजर। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे निगरानी कर रहा है। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया, जबकि 36 लाख से ज्यादा यात्री पांचों धामों के दर्शन कर चुके हैं। गढ़ी कैंट स्थित अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर में 35 से अधिक कर्मचारी 4 शिफ्टों में काम करते हुए यात्रा की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। केंद्र ने अब तक 45,000 से अधिक शिकायतों और पूछताछ का सफल समाधान किया है। हेलीकॉप्टर सेवा, यात्रा और वाहन पंजीकरण समेत विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। यात्रियों को मौसम विभाग के पूर्वानुमान की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मॉनसून के दौरान भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कंट्रोल सेंटर लगातार सक्रिय है। आगामी मॉनसून जो आने वाला है उसमें जो हमारी अभी चारधाम यात्रा चल रही है इस वर्ष की, तो उसकी सुगम सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के कार्यालय में 24 घंटे का कॉल सेंटर रूम स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके। तो इसलिए इस सेंटर स्थापित किया गया है। और अभी तक वर्तमान तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से, और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। तो हमें समझते हैं कि कॉल सेंटर जो स्थापित किया गया है इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसमें जो भी आंकड़े आते हैं इनको हम अन्य विभागों के साथ, जैसे पुलिस, हेल्थ, आपदा, इनके साथ भी इसको हम साझा करते हैं। और उन्हीं की मदद से उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है, ये सभी विभागों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके और
एक सफल सुखद यात्रा को हम पूरा इसमें बना पाए। वहीं कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य करण माहरा ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की उत्तराखंड में सक्रियता को लेकर तारीफ की है। उन्होंने उनके लगातार दौरों से उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूती मिली है ऐसा कहा। और विपक्ष के इस आरोप पर भी प्रभारी उत्तराखंड नहीं आती, माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं, संगठन को गाइड कर रही हैं और निरंतर कार्यक्रम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद से बीजेपी प्रदेश प्रभारी गौतम गायब थे, लेकिन अब वो अचानक सामने आकर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रभारी मैम लगातार जिस तरीके से गंभीरता को उत्तराखंड की राजनीति को ले रही हैं, आपने देखा होगा इस बीच लगातार उनके दौरे बने हैं, चाहे वो अल्मोड़ा का मामला रहा हो, सतल पौड़ी इत्यादि का रहा हो। और जो शिकायत थी हमारे विपक्ष को कि साहब इनकी प्रभारी आती नहीं, वो तो लगातार आ रही हैं, लगातार प्रोग्राम्स भी दे रही हैं, हम लोग को गाइड भी कर रही हैं। अब लेकिन अंकिता भंडारी वाले के बाद से गौतम गायब हो गए थे, लेकिन अब वो अजीब अजीब से बयान देते हुए जरूर दिख रहे हैं। तो मैडम आ रही हैं तो निश्चित ही कांग्रेस मजबूत होगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के समय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ज्योति प्रसाद गौरोला ने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसका निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग को करना है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में जनगणना का कार्यक्रम और कुंभ जैसे बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं, जिनमें भारी संख्या में सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में चुनाव निर्धारित समय पर होंगे या परिस्थितियों के अनुसार कुछ आगे बढ़ सकते हैं, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दोनों संभावनाएं बनी हुई हैं और अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा। राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं, इसलिए अभी यह कहना कि चुनाव प्रीपोन होंगे या सही समय पे होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों प्रकार की संभावनाएं बनी। उत्तराखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन कार्य में तेजी लाई जा रही है। सचिवालय मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8 जून से 7 जुलाई तक चल रहे इस अभियान के तहत 17 जून तक प्रदेश के 96% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली और चंपावत जनपदों में 100% से अधिक प्रगति दर्ज की गई है। वहीं देहरादून और नैनीताल समेत अन्य जनपदों में भी कार्य तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में प्रपत्र वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्राप्त प्रपत्रों का सत्यापन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है और इस अभियान में हम लोगों ने 8 जून से लेकर 7 जुलाई का जो समय दिया था, जिसमें घर घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना था, उस कार्यक्रम का जो प्रगति है उसका विवरण उपलब्ध कराने के लिए आज का हमने प्रेस वार्ता रखा है। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल हैं। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है।
उत्तराखंड के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 13.83 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं। इस कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि घोटाला कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। वहीं वर्तमान की ईडी की कार्रवाई को उन्होंने सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति गरीब निर्बल छात्रों के लिए है और इसमें घोटाला होना चिंता का विषय है। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा घोटाले करने की रही है, जबकि बीजेपी की परंपरा भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेने की रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं, जबकि ये घोटाला कांग्रेस के छात्र विरोधी और जनता विरोधी चेहरे को उजागर करता है। तो हम ये साफ कर दें कि देश के अंदर छात्रवृत्ति घोटाला कांग्रेस के जमाने में हुआ और उत्तराखंड में भी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय का ये छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। और अब जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उनकी संपत्तियां जब्त की हैं, तो ये प्रवर्तन निदेशालय का बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा उनका जो है ये कदम माना जा रहा है। छात्रवृत्ति उन गरीब निर्बल छात्रों को मिलती है जो पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर पढ़ने की ललक है, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं धन के अभाव में वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ऐसे निर्बल और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। और ऐसे में जिन संस्थानों ने, जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने उन छात्रवृत्ति को घोटाले का नाम दिया, उसमें घोटाला करा, तो ये वास्तव में चिंतनीय विषय होने के साथ साथ उनके लिए तो आत्मग्लानि का भी विषय होना चाहिए।